नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। इसलिए पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। पद के लिए नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे। सियासत से कहीं बढ़कर हैं 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की धीमी रफ्तार से जूझते इस देश को एक नई कैबिनेट मिलने जा रही है। वायदों की लंबी फहरिस्त है और जिम्मेदारियों का पहाड़। लेकिन पहली माथापच्ची मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर हो रही है। क्या काबिलियत को मिलेगी तरजीह या सियासत के आगे झुकेंगे मोदी? मैं इन सब बातों पर बात ही नहीं करना चाहती। ये निर्णय उनको करना है कि वो क्या करते हैं। कैबिनेट उनकी टोटल, मेरे हिसाब से पूरी उनकी चॉइस रहनी चाहिए। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, किसको क्या पद मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को कांग्रेसियों ने महात्मा बना दिया, देश का बापू बना दिया। जनता ने मंजूर कर लिया। सदियों से दबी कुचली जनता हमेशा एक मसीहा की तलाश में रहती है। इसके बाद आए जेपी, जयप्रकाश नारायण आए और दुखी होकर ये कहते हुए चले गए, माई वर्ल्ड लाइज इन शैम्बुल्स ऑल अराउंड मी। करीब 10 साल बाद एक और मसीहा आए, वीपी सिंह। वो आए, कुछ नहीं कर पाए और चले गए। उनके जाने की खबर 26/11 के शोर में दब गई। फिर करीब 20 साल शांति रही। छोटे मोटे मसीहा इधर उधर भटकते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2011 में एक और मसीहा अन्ना हजारे उभरे। जनता ने उन्हें भी मंजूर किया, लेकिन जल्दी ही उनका रुतबा छिन गया और उन्हें वापस गांव भेज दिया गया। और नए मसीहा अरविंद केजरीवाल आए। मिडिल क्लास और पढ़े लिखे नौजवानों ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन वो अपनी ही चतुराई का शिकार होकर हिट विकेट हो गए। अब सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पर हैं। उनके सामने काम बहुत बड़े बड़े हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, समय कम है। ऐसे में जो वायदे उन्होंने किए हैं उन्हें पूरे करने ही होंगे। इसलिए जरूरी है कि उनकी टीम काबिल हो, वक्त का सही इस्तेमाल करे और वरिष्ठता की, सीनियरिटी की कन्वेयर बेल्ट पर बैठकर नाकाबिल बुजुर्ग मिनिस्ट्री तक हावी ना हो। इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, मोदी कैबिनेट का आधार काबिलियत। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या मोदी कैबिनेट का आधार सियासी ना होकर काबिलियत हो? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जनसत्ता के एडिटर ओम थानवी और IBN नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं, दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। जयपुर से चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण कालानी ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं अरुण का सवाल। इतने बड़े जनादेश के बाद में माननीय मोदी जी की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जनता उनकी ओर आशा से देख रही है। तो मेरा ये सवाल है कि उनके कैबिनेट में अगर काबिल लोगों की बजाय सियासी रसूख वाले लोगों को लिया गया तो क्या वो देश की और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर नितिन अग्रवाल ने लिखा है कि क्या महत्वपूर्ण विभागों के में राज्य मंत्री का पद पेशेवर प्रोफेशनल लोगों को नहीं दिया जा सकता है? ये दोनों सवाल आपसे हैं, थानू साहब आपसे, राजदीप आपसे। दरअसल ये हमने विषय इसलिए आज चुना कि अक्सर 4 मंत्रालयों को लेकर होड़ मची रहती है कि ये मलाईदार मंत्रालय हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आते हैं, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक और मिनिस्ट्री जो भी है। तो उसी पर पावरफुल है, मलाईदार नहीं है। मलाईदार है जहां पैसे बनते हैं जी। तो उसी पर इन 4 मंत्रालयों पर जो वरिष्ठ लोग हैं अपनी वरिष्ठता का, सीनियरिटी का हवाला देकर उस पर काबिज होना चाहते हैं, जैसे कि बाकी मंत्रालय इंपॉर्टेंट ना हो, महत्वपूर्ण ना हो। तो क्या आधार वरिष्ठता होनी चाहिए, सियासी होनी चाहिए या काबिलियत होनी चाहिए? आपने दोनों सवाल सुने, राजदीप आपका कहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि आप जब कैबिनेट करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप केवल काबिलियत पर जाएंगे तो ऐसे काबिल लोग मिलेंगे ही नहीं।
क्योंकि बहुत कम है जो ये मंत्रालय संभाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज अकोमोडेट करना पड़ेगा। कोई दक्षिण से है, कोई पूर्व से है, इन सबको साथ लेकर करना पड़ेगा। कास्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जो मंत्रालय वाकई देश के लिए अहम है वो हमारे कुछ मंत्रियों के लिए अहम नहीं होते। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय लीजिए, हेल्थ मिनिस्ट्री जो होनी चाहिए उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वाकई चाहता हो, जो दूरदर्शी हो। लेकिन आपने हेल्थ मिनिस्टर देश के देखे होंगे पिछले 10-15 साल में ऐसे रहे हैं जिन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी मलाईदार बना दिया है कि मेडिकल कॉलेज शुरू करना है, वहां पैसे कैसे बन सकते हैं जी। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो असली महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो मलाईदार मंत्रालय बन गए हैं। जी थानवी साहब, राजदीप ने जो बात करी वो सामान्य समय को, नॉर्मल टाइम्स को लेकर करी कि अक्सर ऐसा होता आया है कि अकोमोडेट करना पड़ता है, दक्षिण से, उत्तर से, फिर जाति के आधार पर भी करना पड़ता है। ये आम चुनाव या आम स्थिति होती है। इस दफे की जो स्थिति है वो अभूतपूर्व है। अपने दम पर मेजॉरिटी मिली है, एनडीए के एलाइज भी साथ में हैं, विपक्ष ना के बराबर है। ऐसे में कोई मजबूरी है नरेंद्र मोदी के सामने कि वो अकोमोडेट करे या अपनी मर्जी से मनचाही टीम बनाए? नहीं, इन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत रहती है। उसकी वजह हम लोग जानते हैं। जैसे संघ की बात जो है, चाहे कितना भी करें, पहले रोज से उन्होंने कहा कि मेरे काम में कोई दखल नहीं देगा, पर हमने देखा कि सुषमा स्वराज को भी संघ के दफ्तर में तो जाना पड़ा। पर एक तो अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का अपना जो प्रशासन है उसका तजुर्बा लोग जानते हैं कि वो बेहतर है और वो इस तरह से फ्री हैंड अर्जित कर सकते हैं संघ से भी कि मैं अपनी टीम, बेहतर टीम बनाऊंगा। दूसरा, संघ को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नेता इतने हैं कि इनको चुनाव में मुश्किल नहीं पेश आएगी। लेकिन एक ही दिक्कत पेश आएगी कि अगर नितिन गडकरी को मान लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत वरिष्ठ हैं और 2 रोज पहले हमने एक चैनल पे उनको देखा कि वो पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल के साथ में चाय के ऊपर जैसे तू मैं होती है उस तरह से कर रहे थे। अगर मान लीजिए ऐसे आदमी को आप देश का रक्षा मंत्री बना दें तो वो भद्द उड़ने की बात होती है। तो वरिष्ठ लोग हों, लेकिन आप उनका चुनाव जो है वो बेहतर ढंग से करें। और जो अभी इन्होंने कहा कि पर्यावरण का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, इन मंत्रालयों को मलाईदार बना दिया गया या नहीं बनाया। शिक्षा को भी बना दिया था, अर्जुन सिंह के वक्त उसको भी बना दिया गया था। लेकिन उनका काम जो है वो देश के सीधे विकास से जुड़ा है। अगर आपको डिलीवर करना है तो केवल आपको अर्थव्यवस्था ही नहीं सुधारनी है। थोड़ा सा भटक रहे हैं। आधार क्या हो, वरिष्ठता या सीनियरिटी हो या काबिलियत हो? नहीं, काबिलियत हो, हर हाल में काबिलियत हो कि कैसे आप डिलीवर करके दे सकते हैं। क्योंकि महंगाई या इन्फ्लेशन जिसकी बार बार लोग बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा शिक्षा की व्यवस्था को भी आपको सुधारना है, स्वास्थ्य को भी आपको सुधारना है। तो जो लोग सचमुच उसमें अपनी समझ रखते हो और कुछ डिलीवर करके दे सकते, और ऐसे लोग इनके पास में हैं। जी, बीजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आजकल उनकी तबीयत खराब है, श्री मदन लाल खुराना। बहुत साल पहले उन्होंने जम्मू में एक स्टेटमेंट दिया था जब पोखरण 2 हुआ था कि पाकिस्तान चौथे जंग की जगह और वक्त तय कर ले, हम उससे निपट लेंगे। नितिन गडकरी ने कुछ वैसी ही बात करी थी तारिक पीरजादा से। हमें नहीं महसूस होता कि नितिन गडकरी को अपने आप को तारिक पीरजादा के स्तर पर उतारने की जरूरत थी। और बात पर अगर 5 मिनट की बात में ही न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं बातचीत में तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के शख्स हमें चाहिए, किस तरह का संयम हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से पुलिस कर्मचारी दिलीप सिंह ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं दिलीप की बात। मोदी जी अपने कैबिनेट में युवाओं को मौका दें, युवाओं को और योग्य लोगों को रखें और उनके काम की हर 6 माह में समीक्षा करें। जी, युवाओं को मौका दें और उनके काम की हर 6 महीने में समीक्षा करें। जयपुर से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप बेनीवाल ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं संदीप का सवाल। जिस तरीके से किसी कंपनी को बनाने के लिए योग्य और दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो देश चलाने के लिए योग्यता पैमाना नहीं होना चाहिए क्या? जी, इनका भी ये कहना है कि योग्यता, काबिलियत पैमाना होना चाहिए और वो कह रहे हैं युवाओं को मौका दें और हर 6 महीने में उनके काम की समीक्षा करें। राजदीप, नहीं, ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं। रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, हर मंत्री का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। पिछले भी मंत्रालय में कहा गया था कि रिपोर्ट कार्ड होगा, लेकिन हुआ नहीं। कई चीजें कही जाती है लेकिन करते नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं या जो पीएमओ होता है वो मंत्रियों पर दबाव नहीं डालते कि आपको एक तरह से एक टारगेट रखना पड़ेगा। यूथ फैक्टर जो है, युवाओं को मौका देना चाहिए। सब कहते हैं क्रिकेट टीम में भी देना चाहिए और मंत्रालय में भी देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है
कि जो वरिष्ठ नेता है, जो 4-5 बार चुनकर आए हैं, जो 70-75 साल के हैं, वो समझेंगे कि ये मेरा आखिरी मौका है। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी अकोमोडेट किया जाए। अब क्या नरेंद्र मोदी उन नेताओं को कहेंगे नहीं, हम आपको जगह नहीं देंगे? तो थोड़ा बहुत आपको अकोमोडेशन करना पड़ेगा, लेकिन अकोमोडेशन के साथ साथ आपको काबिलियत पर अब जोर देना पड़ेगा। आपने बड़ी सही बात की, ये एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट में आपके पास अब कोalition कंपल्शन नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, रामदास जो है पीएमके के, पिछले यूपीए सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पर अब सीबीआई की कार्रवाई हुई कि उन्होंने पैसे बनाए मेडिकल कॉलेज के इशू को लेकर। अब वो एनडीए में आए हैं, वो एकमेव एमपी हैं पीएमके के। क्या आप कोalition की कोई धर्मा में आप उनको मंत्रालय एक बार फिर देंगे? ये टेस्ट है नरेंद्र मोदी का। आपको काबिलियत पर अब आपको देना ही पड़ेगा। स्मृति ईरानी जो है इतनी एनर्जेटिक है, आपने उनको एक अच्छा मंत्रालय देना चाहिए जहां उनकी एनर्जी का पूरी तरह से यूज हो सके, इस्तेमाल हो सके। सरफेस ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार में आपने सुशील कुमार शिंदे को दिया था और उन्होंने काम ही नहीं किया पावर मंत्रालय में। थानी साहब, आप वरिष्ठ नेताओं को अगर देखें तो एलके अडवाणी को तो हाथ जोड़ के, कभी पांव छू के उनको किनारे कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी को भी किनारे कर दिया गया जब कानपुर उनको भेजा गया। सुषमा स्वराज अभी तक वो शी सल्किंग एज से कि मतलब वो रूठी हुई हैं थोड़ी सी। तो नरेंद्र मोदी को वरिष्ठ लोगों की चिंता तो है नहीं, संघ की वो सुनने वाले नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है ना, मजबूरी क्या रहेगी अगर रही तो, कि वरिष्ठता, सीनियरिटी को आधार बनाकर वो उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे जो ऐसे मंत्रालयों के लायक नहीं है। क्योंकि संघ को बिल्कुल अलग कर देंगे ये तो संभव नहीं है। अभी कम से कम ये जो 5 साल है उसके बाद अगर फिर वो आते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन अभी उनको कुछ समय तक तो तालमेल, क्योंकि संघ का बहुत बड़ी भूमिका रही है और संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक जवाबदेही उनसे चाहिए। लेकिन मंत्रालय में लोग, मैंने पहले ही कहा कि इनके पास काफी हैं। और ये जो सवाल पूछा गया था कि युवा और जो तजुर्बे वाले लोग जो बिल्कुल खूसट हैं उनको तो आप घर बिठा दें, समझ में आता है कि मुरली मनोहर जोशी की मंत्रालय में क्या जरूरत है, लोग सवाल कर सकते हैं। लेकिन सुषमा स्वराज हैं, राजेंद्र प्रसाद है, रविशंकर प्रसाद, खुद राजनाथ सिंह हैं, ये लोग अनुभवी हैं, तजुर्बे के लोग हैं। युवा कह करके जो राहुल गांधी ने हमको एक बुलावा दिया था कि मैं नई टीम युवा लोगों की, उससे कोई बात नहीं बनती है। अगर आप में ऊर्जा है और आप में तजुर्बा है और आपके पास में लोग हैं इस अनुभव के, लेकिन आप उसमें कंप्रोमाइज न करें। यानी कि गडकरी को ये देखने के बाद पहले ही दिन, पता नहीं कैसा विवेक है, पहले दिन ही उन्होंने अपनी योग्यता का इजहार किया। ऐसे लोगों को चाहे संघ भी कहे, पर आप उनको वही काम दें जो काम जो है बदनामी कम से कम सरकार के ऊपर न लाए। एक महत्वपूर्ण बात है विनोद जी की गांधीनगर में जब वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब सबसे जो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय थे वो खुद संभालते थे। होम मिनिस्ट्री भी, गृह मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखते थे, अमित शाह हो या उसके पहले गोवर्धन झड़ापिया, लेकिन मंत्री खुद नरेंद्र मोदी थे। अब आप दिल्ली को उस तरह से नहीं चला सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है कहीं ना कहीं उनका उन पर कंट्रोल रहे। ये जो कंट्रोल की जो उनकी मानसिकता है, इसमें उनको बदल लाना पड़ेगा। जी, एक बात और है कि हिंदुस्तान शायद अपने आप में एक ऐसा अनोखा मुल्क है जहां क्योंकि नेता 80 साल के भी हो जाते हैं तब भी बने रहते हैं, 75 साल 80 साल के हो गए, इसलिए जो 60 साल 62 साल 65 साल के होते हैं वो युवा नेता माने जाते हैं। वैसे जो राजदीप ने भी कहा ये भी सही है, और इसी के लिए एक दर्शक ने पूछा था और कहा था कि बेशक आप मंत्री किसी और को बना लें, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर ऐसे लोगों को बनाएं जो काबिल हों, जो वाकई काम कर सके। आगे बढ़ते हैं। IBNखबर.com पर अंकित शर्मा ने लिखा है कि क्या मोदी के लिए पेशेवर लोगों को मंत्री बनाना, प्रोफेशनल लोगों को मंत्री बनाना, पहले से इन ओहदों की इच्छा पाने वाले नेताओं की नाराजगी झेलने जैसा नहीं होगा क्या? दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फिरोज ने फोन पर अपना सवाल पूछते हैं, सुनते हैं फिरोज का सवाल। मोदी जी ने जो नारा दिया है कि सबका साथ और सबका विकास, तो उस नारे के तहत जो अब ये कैबिनेट बना रहे हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह होगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सेकंड थॉट के। मेरा मतलब है कि मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई सबका रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में हो पाएगा? जी, ये नारा जो इस्तेमाल किया था, सबका विकास सबका साथ, उसको लेकर सवाल पूछा है। और इस हकीकत को जहन में रखते हुए राजदीप, कि बीजेपी का एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। उन्होंने यूपी में टिकट भी नहीं दिया किसी मुसलमान को। हम ये नहीं मानते कि धर्म निरपेक्षता की जो बहस होती है वो सिर्फ मुस्लिम परस्ती पर आकर रुक जाती है, लेकिन सवाल वाजिब है। आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पहली बार आप देखेंगे लोकसभा में, बीजेपी छोड़िए, सबसे कम 1900 मुझे लगता है 57 के बाद सबसे कम नंबर ऑफ एमपीज हुए हैं, केवल 21 मुस्लिम एमपीज हैं, जिसमें से बीजेपी का एक भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे ये टोकनिज्म है, लोग कहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति है, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म की राजनीति है। मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश में, डाइवर्स देश में आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास एसएस अहलूवालिया जैसे एक नेता है, तो एक सीख तो है आपके पास, क्योंकि अकालियों ने कहा है कि वो सरकार में नहीं आएंगे, तो आपको एसएस अहलूवालिया को तो मंत्री बनाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको किसी ना किसी मुस्लिम लीडर को एमपी बनाना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन भले ही चुनाव हारे हो, आपको उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि एक तरह से ये एक मजबूरी है। क्योंकि जब आप कैबिनेट बनाते हैं तो आपको एक सिग्नल देना पड़ता है, एक संकेत देना पड़ता है देश को कि आप सबको साथ ले जा रहे हैं। ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की एक मजबूरी है। थानवी साहब, ये टोकनिज्म लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर यही करना था अब आकर, तो अच्छा था कि टिकट दे देते, पता चल जाता कि कौन जीता कौन हारा। वहां विनेबिलिटी का एक बहुत ही कमजोर थोथा सा लॉजिक बनाकर टिकट डिनाई किया गया, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए का सिर्फ एक मुस्लिम एमपी है, महबूब अली कैसर, वो भी एलजेपी से हैं, तो ऐसे में ये टोकनिज्म झूठ नहीं है क्या? नहीं, देखिए, वो तो जो संघ की मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी का उस पर प्रभाव पूरा रहता है। उन्होंने मुसलमानों को हमेशा जैसे टीका लगाते हैं कि नजर न लगे, उस ढंग से ही रखा है। और जो मुसलमान रखे हैं, सिकंदर बख्श थे, आपके नकवी साहब हैं, ये सारे, इनकी शादी सब हिंदू परिवारों में हुई है। आप देख लीजिए, इनमें सारे जितने हैं, नजमा हेपतुल्ला, दो जो राज्यसभा में हैं, नजमा और नकवी, तो नजमा तो जो है वो कांग्रेस से आई हैं, और एक सिर्फ नकवी बचते हैं। तो इन्होंने ठीक कहा, मैंने सवेरे कहीं ये टिप्पणी की भी थी कि अगर अरुण जेटली को आप मंत्री बना सकते हैं तो आप शाहनवाज खान को भी बनाइए, क्योंकि 13% इस देश की आबादी और खासकर आपसे खौफ खाती हुई और ये बार बार प्रचार करती हुई कि लोग भय के साए में होंगे, तो आपको कम से कम जितने मुसलमान हैं, मेरा मानना है कि उनमें कम से कम 2 या 3 को तो अच्छा मंत्रालय जरूर देना चाहिए। यानी जो पूरी बहस है वो घूम फिर कर फिर उसी बात पर आ गई कि काबिलियत नहीं, अकोमोडेशन, देखिए, टोकनिज्म, तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट। नहीं, जो इनके पास लोग हैं, मेरे ख्याल में मुसलमानों में इनके पास में 2 तो लोग हैं, और उनकी काबिलियत के बारे में तो कोई ऐसा सवाल नहीं है कि संदेह हो। जी, भोपाल से छात्र सिद्धार्थ शर्मा ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है सिद्धार्थ का। जो अपनी इमेज मोदी ने पूरे राजनीति में बना रखी है, इतने सालों से जो काम करते आ रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मंत्रिमंडल जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, जितने भी काम करने आएंगे, उनकी भी छवि मोदी की तरह अच्छी बने, कोई भी नेता भ्रष्ट ना हो। ट्विटर पर भारती यादव ने लिखा है कि मंत्री ऐसा होना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो और लोगों की परेशानियों और जरूरतों को समझे। यहां पर देखिए 2 अलग अलग बातें हैं। सिद्धार्थ ने ये उदाहरण दिया था कि मोदी की अपनी छवि भ्रष्ट नहीं है, बिल्कुल भी, वो खुद काम करते रहे हैं, तो मोदी जैसे ही मंत्री होने चाहिए, काबिल। जी। उधर भारती का ये कहना है कि मंत्री ऐसे हों जो लोगों का दर्द समझते हो, जनता से जुड़े हों। अब बहुत से काबिल लोग ऐसे होते हैं जो जनता से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन काबिल हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये पहले तो ये काबिलियत जो आप कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? काबिल कौन व्यक्ति है? काबिलियत का एक तरह से हिस्सा ये भी है कि आप लोगों से जुड़ जाए। आपको मास लीडर्स को रखना पड़ेगा। कांग्रेस की यही एक कमजोरी रही कि उन्होंने राज्यसभा में जितने भी बड़े नेता थे उनको कैबिनेट में अकोमोडेट कर दिया। अब वो बड़े खुश थे, उनको कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, ये उनकी मुश्किल थी एक तरह से। और जो युवा चेहरे थे, आपने उनको कहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही बना दिया जहां ज्यादा काम नहीं था। तो काबिलियत की एक परिभाषा होनी चाहिए, जिसमें मुझे लगता है एक है कि मास लीडर बनना पड़ता है, लोगों से के साथ जुड़ना एक काबिलियत की आपकी एक हिस्सा है, एक क्राइटेरिया है। देखिए राजदीप, काबिलियत की एक परिभाषा या एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आपका जो मंत्री है कैबिनेट लेवल का, आपने वहां अकोमोडेट कर लिया, ठीक है, लेकिन जो लोग एक्चुअल काम करने वाले हैं, हैंड्स ऑन है, हु नो हाउ टू हैंडल वर्क, जिनको काम करना आता है, वो आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे लोग रखें, आप डिप्टी मिनिस्टर्स भी ऐसे ही रखें आप, कि जो काम कर सके। बाकी अकोमोडेशन ये कांग्रेस की नहीं, बिल्कुल, और ये कांग्रेस की कमजोरी थी, क्योंकि कांग्रेस ने एक तय किया था कि हम बड़े नेताओं को बड़े पद देंगे और जो यंग है, इनएक्सपीरियंस है,
लेकिन काम करने के लिए तैयार है, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पर रखेंगे। ये उनकी गलती थी। सवाल काबिलियत की परिभाषा जो इन्होंने कहा ना, हम मान के चलते हैं कि वकील है तो कानून मंत्री बनने के काबिल है, शिक्षक है वो शिक्षा मंत्री बनने के काबिल है, जो डॉक्टर रहा है, अरे भाई मंत्रालय चलाना पूरे देश का वो बिल्कुल अलग चीज है, अपनी क्लिनिक में डॉक्टरी करना बिल्कुल अलग चीज है। ये परिभाषाएं जो हैं वो भी बदलने का वक्त आ गया। जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। इससे पहले कि हम आपकी राय जानें, अपने मेहमानों को हम धन्यवाद करेंगे। ओम थानवी साहब एडिटर जनसत्ता और राजदीप सरदेसाई एडिटर इन चीफ IBN 18। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना समय निकालने के लिए। अब जानते हैं आपकी राय, एसएमएस के जरिए आपकी राय क्या है। हमने सवाल किया था कि क्या मोदी कैबिनेट का आधार सियासी या वरिष्ठता ना होकर काबिलियत हो। इस सवाल पर हमें 98% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि महज 2% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। विपक्ष बेजान है, मीडिया अपनी ही भूमिका को लेकर परेशान है, सामने खुला मैदान है, बहुमत का साजो सामान है। ऐसे में वादे पूरे हों, इसी में मोदी सरकार की शान है, यही देश का अरमान है। आने वाले 8-10 महीने मोदी सरकार का इम्तिहान है, क्योंकि मोदी भी हाल के मसीहाओं की तरह फेल होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सारे देश में किस कदर मायूसी छा जाएगी, निराशा छा जाएगी। क्योंकि मोदी ने खुद को जहां तक पहुंचाया है, अपने कद को जितना बड़ा बनाया है, फेल होने की सूरत में पूरे भारत में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो वहां तक पहुंच सके। और अगर मोदी कामयाब रहे तो इतिहास में महात्मा गांधी के बाद उनका नाम आ सकता है। इसलिए मोदी सरकार को हमारी शुभकामनाएं, हमारी निगाह उन पर बनी रहेगी, पैनी निगाह, लेकिन शुभकामनाएं एक सलाह के साथ कि संभल के रहना अपने दल में छुपे हुए गद्दारों से। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।